आज दिवाली थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। बाजारों में भीड़ जमा थी, हर किसी के चेहरे पर हर्षोल्लास था। लोगों के घर और बाजार इलेक्ट्रॉनिक रोशनी से जगमगा रहे थे, तो कहीं तेल के दिए अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। दिवाली की ये रात ऐसी रात होती है जब अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं होती है। आज की रात अगर कोई उदास भी है तो हर तरफ रोशनी की जगमगाहट देखकर वो अपने आप मुस्कुरा देता है। ऑफिस की आज छुट्टी थी, वीर का घर भी रोशनी से जगमगा रहा था, मगर वीर अपने कमरे में अकेले उदास बैठा था। फिर वो उठकर एक तस्वीर के सामने देखकर उसके सामने खड़ा हो गया और एक फीकी सी मुस्कान के साथ भीगी आवाज में बोला, हैप्पी दिवाली नाना जी। आप क्यों चले गए हमें अकेले छोड़कर? देखिए ना, आज हर किसी के चेहरे पर खुशी है, मगर हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। फिर वो दूसरी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया जिस पर चंदन के मोतियों की माला डली हुई थी। वो तस्वीर वीर की माँ दामिनी देवी की थी। वीर उस तस्वीर को छूकर आंखों में भर आए आंसू पोंछकर बोला, हैप्पी दिवाली माँ। काश आप होती तो हम ऐसे अकेले ना होते। बाबा साहब भी हमसे दूर नहीं हुए होते। वो तो हमसे बहुत प्यार करते थे, मगर आज अपने ही बेटे को भूल चुके हैं वो। हमारे बिना खुश हैं वो, अपने दूसरे परिवार में अपने बीवी बच्चों के साथ। इधर भानु प्रताप जी के महल में दिवाली की खुशियां हर तरफ बिखरी थी। रागनी ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी दी थी। सोसाइटी के सभी बड़े लोगों को बुलाया था। पार्टी में एक इनविटेशन कार्ड वीर के ऑफिस में भी गया था, मगर वीर ने खुद जाने की बजाय अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय के हाथ एक बुके के साथ दिवाली का गिफ्ट भेज दिया था। वो उस घर में जाकर रागनी और करण को देखकर अपना मन खराब नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वीर उस दिन अनाथ आश्रम गया और वहाँ के बच्चों को नए कपड़े, मिठाई, फल और पटाखे दिए। ये सब देखकर बच्चों के चेहरे की खुशी से खिल गए और उनके चेहरे की खुशी देखकर वीर के उदास चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अधीरा भी बच्चों के लिए मिठाई और चॉकलेट लाई थी। अधीरा ने बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती की। छोटे बच्चों ने वीर को भी अपने साथ मिला लिया, तो वीर भी उनकी मस्ती का हिस्सा बन गया। आज बरसों बाद वीर दिल से मुस्कुराया था। काफी समय गुजर कर रात को वीर अपने घर में अकेले उदास बैठा था। इधर वीर के पिता भानु प्रताप जी भी कुछ वक्त पार्टी में बिताकर अपने कमरे में अकेले बैठकर वीर की यादों में आंसू बहा रहे थे। उनके हाथ में वीर के बचपन की तस्वीर थी, जिसमें वो वीर को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे। उस तस्वीर को देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर कुछ सोचकर अपना फोन लेकर एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद वहां से फोन उठा लिया गया, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आई तो भानु प्रताप जी खुद बोले, हैप्पी दिवाली बेटा। भगवान करे ये दिवाली आपके हर अरमान पूरे करे, आपको हर खुशी दे। वीर बिना भाव के बोला, आपने शायद गलत नंबर डायल कर लिया है, प्लीज चेक द नंबर। भानु प्रताप जी बोले, वीर प्लीज फोन मत रखना, हमने कोई गलत नंबर डायल नहीं किया है। बेटा, 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ आपको घर बुलाने की, आज भी आप नहीं आए। ऐसी भी क्या नाराजगी है बेटा कि आप अपने डैड को एक मौका भी नहीं देते माफी मांगने का। वीर बोला, सॉरी मिस्टर भानु प्रताप सिंह, आप शायद गलत इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी को पता चल गया कि आप हमसे बात कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भानु प्रताप जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, रागनी भी आपसे उतना ही प्यार करती है, आप उनके बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो? माँ है वो आपकी। वीर बीच में ही चीख पड़ा, मिस्टर भानु प्रताप सिंह, माइंड योर लैंग्वेज। हमारी एक ही माँ थी जिसका नाम था मिसेस दामिनी ठाकुर। उनके अलावा हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें आप भूल सकते हैं मगर हम नहीं। तो प्लीज़ हमारा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। यू अंडरस्टैंड, देन बेटर अंडरस्टैंड। कहकर वीर ने फ़ोन काट दिया और भानु प्रताप जी फ़ोन रखकर तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़े। रागिनी दरवाजे में खड़ी भानु प्रताप जी की बातें सुन रही थी। भानु प्रताप जी को वीर के लिए ऐसे रोता देखकर रागिनी के गुस्से से मुट्ठियां भिज गईं। रागिनी अपने मन में बोली, वाह, पूरा परिवार है इनके साथ, शहर का हर खास आदमी है इनकी पार्टी में मौजूद है, सभी इन्हें ही पूछ रहे हैं, मगर इन्हें अपने उस बेटे की याद में आंसू बहाने से ही फुर्सत नहीं है। एक बाप है जो बेटे के लिए तड़प रहा है और एक वो बेटा है जो अपने ही बाप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। खैर जो भी है, अब इन्हें संभालना तो हमें ही होगा। चल रागिनी, शुरू कर दे अपनी पतिव्रता पत्नी की एक्टिंग। जब तक ये सारी जायदाद हमारे कब्जे में नहीं आ जाती तब तक तो ये एक्टिंग जारी रखनी ही होगी।
बस 1.5 साल और फिर उस वीर का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मेरा करण बनेगा इस जायदाद का इकलौता वारिस। ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराते हुए रागिनी आगे बढ़ गई और अपने चेहरे पर हमदर्दी का मुखौटा ओढ़कर भानु प्रताप जी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी जुबान में प्यार की चाशनी घोलकर बोली, यहाँ अकेले कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर भानु प्रताप जी ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखकर कहा, बस ऐसे ही थोड़ा थक गया था तो यहाँ आ गया। रागनी बोली, आपको मुझसे अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पास बैठकर बोली, पत्नी हूँ मैं आपकी, सिर्फ सुख की ही नहीं दुख की भी साथी हूँ। आपकी मुस्कुराहटों पर ही नहीं आपके आंसुओं पर भी मेरा हक है। तो प्लीज़ इन आंसुओं को मुझसे मत छुपाइए, वरना मुझे लगेगा कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपके दुख में आपकी साथी बन सकूं। भानु प्रताप जी बोले, नहीं रागनी, ऐसी बात नहीं है। हम बस आज के इस खुशी के दिन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। रागिनी भानु प्रताप जी को देखकर बोली, तो क्या आपकी परेशानी मुझसे अलग है? रागिनी की बात सुनकर भानु प्रताप जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। तो रागिनी उसके हाथ से तस्वीर लेकर उसे देखकर बोली, कितना क्यूट था ना बचपन में वीर, और आपसे कितना प्यार करता था। भानु प्रताप जी रागिनी के हाथ से वो तस्वीर वापस लेकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोले, हाँ बहुत प्यार करते थे हमसे। दामिनी के जाने के बाद तो हमारे लिए और भी ज्यादा पजेसिव हो गए थे वीर। वीर के दिल में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं उनकी माँ की तरह हम भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। कई दिनों तक ना वो खुद महल से बाहर गए थे और ना हमें जाने दिया था। हम जरा सा भी उनसे दूर होते तो रोने लगते और रोकर कहते, जैसे मम्मा उसे छोड़कर चली गई, हम भी उसे छोड़ देंगे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया था कि हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और आज देखो, हमसे मिलना तो दूर, हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। कैसे और कब वो हमसे इतना दूर चले गए, हम जान ही नहीं पाए। अपनी दुनिया में खोए हम जान ही नहीं पाए कि कब हमारे बेटे अकेले हो गए। हम जान ही नहीं पाए। आज वो हमसे इतने दूर चले गए हैं कि उनके पास जाने की हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही है। कहकर अचानक भानु प्रताप जी फूट फूट कर रो पड़े। तो रागिनी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। भानु प्रताप जी रोते हुए बोले, हम ऐसा क्या करें रागिनी कि हमारे बेटे हमारे पास लौट आएं। ये कुंवर वीर प्रताप सिंह ठाकुर बनकर नहीं, हमारे वही नन्हे से वीर बन जाएं जो हमें देखते ही दौड़कर हमसे लिपट जाते थे और सबकी शिकायतें करते थे। रागनी प्लीज हमें हमारा वीर वापस ला दो, हमारा वीर वापस ला दो। रागनी बोली, हौसला रखिए भानु प्रताप जी, सब ठीक हो जाएगा। भानु प्रताप जी उससे अलग होकर बोले, कब कब ठीक होगा रागनी, अब हमसे और नहीं सहा जाता। हम अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उसे प्यार करना चाहते हैं। उनकी वो सारी शिकायतें सुनना चाहते हैं जो बचपन से लेकर आज तक उनके दिल में हमारे लिए हैं। मगर कैसे रागनी, कैसे? रागनी को वैसे तो भानु प्रताप जी की बातों पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके खड़ी हुई और भानु प्रताप जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोली, उठिए चलिए। भानु प्रताप जी बोले, कहाँ? रागिनी बोली, वीर से मिलने। भानु प्रताप जी चौंक कर बोले, क्या? रागिनी बोली, हाँ, अगर वो हमारे पास नहीं आया तो क्या हुआ? हम तो उसके पास जा सकते हैं ना। चलिए हम चल कर उसे दिवाली की मुबारकबाद दें। इससे आपके मन को भी सुकून मिलेगा और शायद वीर के मन को भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। भानु प्रताप जी उसे देखकर बोले, लेकिन अगर वीर को बुरा लगा तो, और हो सकता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव भी करे। रागनी बोली, तो क्या हुआ? आपकी खुशी के लिए मैं सह लूंगी। भानु प्रताप जी बोले, लेकिन रागनी भानु प्रताप जी को खींच कर ले जाते हुए बोली, अब ज्यादा बातें मत बनाइए, हमें भी तो अपने बेटे से मिलना है। फिर भानु प्रताप जी भी खुश होकर रागनी के साथ चल पड़े। रागनी अपने मन में बोली, आपको खुश रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है भानु प्रताप जी। आज आपको खुश रखूंगी तभी तो आप करण के नाम प्रॉपर्टी करेंगे। अब अपने बेटे के लिए इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। वीर अपने कमरे में वापस आकर बैठ गया था। आज उसकी उदासी कम नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि कैसा है उसका जीवन कि उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं है जिसके साथ वो ये खुशियों भरे त्योहार मना सके, जिसके साथ वो बात कर सके, हंस सके, रूठ सके, जिद कर सके, अपना सुख दुख बांट सके। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर उसके घर के एक नौकर ने आकर उससे कहा, साहब नीचे आपसे कोई मिलने आया है। वीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, जो भी है उससे कह दो कल सुबह मिलेगा, आना या फिर ऑफिस में आना।
नौकर ने बोलना चाहा, लेकिन साहब, वीर गुस्से से देखकर बोला, सुना नहीं तुमने, जाओ। वीर का गुस्सा देखकर नौकर सिर झुकाकर पीछे हट गया, मगर तभी वीर के कानों में एक खनकती सी आवाज पड़ी। अब ये तो हद हो गई, ऑफिस में भी जल्लाद बने घूमते हैं और घर में भी वही जल्लाद वाल। आवाज सुनकर वीर ने देखा तो दरवाजे पर अधीरा खड़ी थी। हरे रंग का खूबसूरत सूट पहने, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप, कानों में बड़े बड़े सूट से मैचिंग झुमके और हाथ में खन खन करती चूड़ियां, माथे पर सिल्वर स्टोन की छोटी सी बिंदी और बालों की झूमती एक लट और लंबे लंबे खुले बालों में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए वीर उसे देखता ही रह गया। मगर फिर अधीरा के मुंह से अपने लिए जल्लाद सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगा। वो अधीरा ने अपने आगे के शब्द को रोककर दांतों में जीभ दबा ली। वीर बेड से उठकर उसके पास आते हुए गुस्से से बोला, तुम तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें आने किसने दिया? अधीरा लापरवाही से रूम के अंदर आते हुए बोली, ए हेलो। फिर वीर के पास आकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, इतना भी नहीं पता आपको, आज दिवाली है और दिवाली के दिन कभी किसी को घर आने से मना नहीं करते, बल्कि दिवाली के दिन घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं। वीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, और वो किस लिए? अधीरा उसे देखकर बोली, बताती हूँ। फिर अपने माथे पर हाथ मारकर अफसोस भरे स्वर में बोली, हे भगवान जी, क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब हमारे रीति रिवाजों का भी ज्ञान नहीं। वीर गुस्से से उसे घूरते हुए 2 कदम आगे आकर बोला, अधीरा। अधीरा उसे रोकने के अंदाज में दोनों हाथ आगे करके बोली, बताती हूँ। वो क्या है ना सर कि आज की रात लक्ष्मी जी हर घर में आशीर्वाद देने आती हैं। वीर नासमझी के अंदाज में मुंह बनाकर बोला, लक्ष्मी जी? कौन लक्ष्मी? अधीरा अपने हाथ जोड़कर बोली, अरे लक्ष्मी जी, वही लक्ष्मी जी। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर करके नोट गिनने का इशारा करते हुए बोली, धन की देवी, जिनके आशीर्वाद की हर किसी को जरूरत होती है, वही लक्ष्मी जी आज की रात हर घर में धन समृद्धि का आशीर्वाद देने आती हैं। इसलिए आज की रात घर घर में उनकी पूजा की जाती है, ताकि वो खुश होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें और घर में खुशहाली रहे। और अगर दरवाजे बंद हो तो लक्ष्मी जी बिना आशीर्वाद दिए लौट जाती हैं, क्योंकि उनका घर में स्वागत नहीं होता। और मैंने देखा आपके घर में तो पूजा भी नहीं हुई और घर के दरवाजे भी बंद रखे हैं आपने। इसलिए मैंने आपके सारे गार्ड्स को कह दिया है कि आज की रात वो किसी को भी घर में आने से ना रोकें, सबको सम्मान के साथ अंदर आने दें। वीर चौंक कर बोला, वाट, हाउ डियर यू, तुम होती कौन हो हमारे घर में आकर हमारे गार्ड्स को ऑर्डर देने वाली? अधीरा इतराकर बोली, आपकी पर्सनल असिस्टेंट और आपकी वेल विशर। अरे क्या पता लक्ष्मी जी किसके रूप में घर आ जाएं, और अगर आपके गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया तो लक्ष्मी जी तो नाराज होकर लौट जाएंगी ना। वीर गुस्से से उसे उंगली दिखाकर, देखो अधीरा तुम। अधीरा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, देख लेंगे और सुन भी लेंगे, मगर बाद में। अभी आप चलिए, पहले आपके घर के मंदिर में दिया जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। वीर अधीरा से झटके से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, हम नहीं करने वाले कोई पूजा वूजा। और तुम यहाँ आई क्यों हो? बुलाया किसने तुम्हें यहाँ? हमारे घर में हमारी इजाज़त के बिना कोई नहीं आता। तुम यहाँ कैसे घुस आई हमारी परमिशन के बिना? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर अपनी मनमानी करने की? अधीरा उसे घूर कर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, आ गए अपने जल्लाद वाले अवतार में। वीर आंखें निकाल कर बोला, व्हाट, क्या कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो। अधीरा अटकते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, जो भी कहेंगे बस आप ही कहेंगे। वीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके, तो अब बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? अधीरा बोली, अरे आज दिवाली है और आपको दिवाली विश करने आई थी। वीर उसे घूर कर बोला, ओके, तो करो दिवाली विश और फूटो यहाँ से। अधीरा गुस्से में बोली, हाँ हाँ चली जाऊंगी, रहने नहीं आई यहाँ। आना भी कौन चाहता था यहाँ, मगर वो पापा ने कहा कि आपने मुझे उन गुंडों से बचाया और उन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए इतना कुछ किया, तो आपको दिवाली विश करना तो बनता ही है। आज वो दुकान में बहुत बिजी थे तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। पता है, माँ ने आपके लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर भेजा है, वो भी ढेर सारा खोया और ड्राई फ्रूट्स डालकर। मेरी माँ बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाती हैं, आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीर हैरानी से बोला, क्या तुम्हारी माँ ने हमारे लिए गाजर का हलवा बनाकर भेजा है? अधीरा मुंह बनाकर बोली, हाँ, मैंने तो उनसे कहा भी कि बाजार से मिठाई ले जाते हैं बढ़िया वाली।
तो माँ ने कहा कि बाजार से मिठाई लेकर तो आप हमेशा ही खाते होंगे, मगर आज आपको उनके हाथ का बना गाजर का हलवा खिला दूं। लेकिन आपको अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जाती हूँ। कहकर अधीरा जाने लगी तो वीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, नहीं, हमारा मतलब है, अब लाई हो तो वापस क्यों ले जाओगी? तुम्हारी माँ को बुरा लगेगा, उन्होंने इतने प्यार से भेजा है तो। कहकर वीर नजर झुकाकर इधर उधर देखने लगा तो अधीरा उसे देखकर मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, थोड़े अकड़ू, थोड़े खड़ूस और थोड़े जल्लाद हैं। कहते कहते अधीरा ने वीर को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था, तो अधीरा ने बात बदल दी और बोली, मेरा मतलब है देखते हैं मगर हैं नहीं। कहकर अधीरा वहां से भाग गई। उसे जाते हुए देखकर वीर धीरे से मुस्कुरा दिया। वीर जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आया तो देखा वहां सपना एक थाली में कुछ दिए रखकर उनमें तेल डाल रही थी। वीर को देखकर सपना मुस्कुराकर बोली, गुड इवनिंग सर, हैप्पी दिवाली। वीर मुस्कुराकर बोला, हैप्पी दिवाली। अधीरा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सर। तभी अधीरा अपने हाथ में पूजा की थाली लिए किचन से बाहर आती हुई बोली। उसके पीछे वीर के घर का पुराना नौकर बंसी भी अपने हाथ में एक डब्बा पकड़े मुस्कुराते हुए आ रहा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वीर ने महसूस किया कि कुछ देर पहले जिस घर में वीराने जैसी खामोशी थी, अब वहां अचानक ही रौनक आ गई थी। यहाँ तक कि घर के नौकरों के चेहरे भी पर भी एक अलग ही खुशी की चमक देखने को मिल रही थी। वीर खुद भी मन ही मन खुश था अपने घर में अधीरा को देखकर, मगर ये बात वो जताना नहीं चाहता था। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। अधीरा सपना से बोली, अरे सोनू, इन दियों में तेल नहीं डालना, घी डालना था। माँ अपने घर में पूजा के दियों में असली घी डालती है। सपना बोली, मगर मैंने तो इनमें तेल डाल दिया है, अब क्या करें? अधीरा बोली, कोई बात नहीं, ये दिए हम बाहर आंगन में रख देंगे, पूजा में दूसरे घी के दिए जला लेंगे। बंसी जी, और दिए हैं ना घर में? बंसी बोला, हाँ हैं, बहुत सारे हैं, हमने आज सुबह ही दिया बेचने वाले से ढेर सारे दिए लिए हैं, हम अभी लेकर आते हैं। कहकर बंसी जल्दी से और दिए लेकर आ गया। तो अधीरा ने उनमें घी के डिब्बे में से असली घी दियों में डाला और फिर अधीरा और सपना ने मिलकर पूजा घर में दिया जलाकर पूजा की। काफी कहने के बाद भी वीर पूजा में शामिल नहीं हुआ, मगर वो दूर से अधीरा को ये सब करते हुए देख रहा था और बहुत खुश भी था। उसने उसके वीरान से घर में आज किसी ने पूजा तो की। अधीरा ने 5 दिए पूजा घर में रखे। पूजा दियों में से एक दिया किचन में रखा, 2 दिए घर के मेन दरवाजे के दोनों तरफ एक एक रखा और एक दिया घर के आंगन में एक छोटी सी रंगोली बनाकर उसमें रख दिया। सपना ने तेल के दिए जलाकर कुछ दिए रंगोली के किनारों पर सजा दिए और बाकी के दिए दूसरी जगह रख दिए। फिर अधीरा ने पूजा के प्रसाद की मिठाई सबको दी और फिर बंसी को बाकी का प्रसाद बाहर गार्ड्स को देने के लिए कह दिया। सब होने के बाद वीर अधीरा के पास आकर बोला, चलो अब हमें वो दो जो हमारे लिए लेकर आई हो। तुमने कहा था कि पूजा के बाद दोगी, अब हो गई पूजा तो लाओ दो। अधीरा मुस्कुराकर रसोई में गई और एक कटोरी में गाजर का हलवा डालकर ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर वीर के मुंह के आगे करके बोली, हैप्पी दिवाली सर। वीर ने प्यार भरी नजर से अधीरा को देखा, फिर मुस्कुरा कर मुंह खोलकर हलवे से भरा चम्मच मुंह में डाल लिया और खाने लगा हलवा। खाते ही उसके स्वाद से वीर का चेहरा खिल गया। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अधीरा उत्सुकता से वीर को देख रही थी, ये जानने के लिए कि उसे हलवा कैसा लगा। वीर ने अपनी आंखें खोलीं और अधीरा को देखा। अधीरा ने उसे देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाकर इशारे से पूछा, कैसा लगा? ने कुछ कहा नहीं, मगर अधीरा के हाथ में पकड़ी हलवे की कटोरी और चम्मच लेकर उसे घूरते हुए जाकर सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए हलवा खाने लगा। शायद उसकी माँ के बाद ये पहली बार था जब वो किसी के हाथ की बनी कोई चीज़ इतने मज़े से खा रहा था। शायद हर माँ के हाथ का स्वाद एक सा ही होता है, क्योंकि उसमें माँ के प्यार की मिठास भरी होती है, और आज बरसों के बाद वीर वही मिठास महसूस कर रहा था। इतने में अनुराग भी आ गया। अनुराग अंदर आते ही वीर से बोला, हैप्पी दिवाली सर। वीर फिर अधीरा और सपना को देखकर चौंकते हुए, अरे अधीरा, सपना, तुम भी यहाँ हो? अधीरा और सपना दोनों एक साथ बोली, हैप्पी दिवाली सर। अनुराग मुस्कुराकर बोला, हैप्पी दिवाली, तुम दोनों कब आई? सपना बोली, वो सर, हम वीर सर को दिवाली विश करने आए थे, अब बस जाने वाले हैं। अनुराग बोला, अरे ऐसे कैसे जा रही हो, मैं भी तो आया हूँ, चलो कुछ देर बैठकर बातें करते हैं।
फिर वो बंसी से बोला, बंसी जी खाना तैयार है क्या? मिठाइयाँ खा खा कर मुंह मीठा हो गया है, जरा सा कुछ चटपटा सा खिलाइए। बंसी बोला, हाँ अनुराग साहब खाना तैयार है, टेबल पर लगा दिया है, आप लोग आ जाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म पूरियाँ तलकर लाता हूँ। अनुराग खाने की टेबल पर जाकर बोला, बंसी जी क्या क्या बना है खाने में? फिर वो एक एक करके खाने की बाउल के ढक्कन को उठाकर देखने लगा। वाओ, आज तो बंसी जी आपने कमाल कर दिया, खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना लाजवाब बना है। वीर आ जाओ, खाना खाते हैं। वीर अनुराग की बात इग्नोर करके अधीरा से बोला, अधीरा और हलवा है क्या? अधीरा बोली, हाँ है ना, मैं अभी लाई। अधीरा हलवा लेने रसोई में चली गई। अनुराग बोला, वीर हलवा बाद में खाना, आओ पहले खाना खा लेते हैं। अधीरा रसोई से गाजर के हलवे का बाउल उठाकर ले आई तो वीर ने अधीरा के हाथ से वो बाउल लेकर कटोरी अधीरा के हाथ में पकड़ा दी और दोबारा सोफे पर बैठकर हलवा खाते हुए अनुराग से बोला, तुम खाओ खाना, हम तो आज गाजर का हलवा ही खाएंगे। अनुराग चौंक कर बोला, अरे ऐसा क्या है इस गाजर के हलवे में जो खाना भी नहीं खाओगे? वीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम नहीं समझोगे कि इसमें क्या है। आज बरसों के बाद उस एहसास को जी रहे हैं जिसके लिए जिंदगी भर तरसे हैं। तुम खाओ अपना खाना, हम आज बस यही खाएंगे। अनुराग मुस्कुराकर बोला, ठीक है तुम खाओ अपने इस एहसास को। अधीरा सपना तुम दोनों आ जाओ, साथ खाते हैं। अधीरा बोली, नहीं सर, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। कम ऑन यार, अब आ भी जाओ, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैं वीर के साथ खाना खाने के लिए माँ का बना खाना छोड़कर आया ताकि आज इसे अकेले ना खाना पड़े, मगर मेरे दोस्त ने तो आज मुझे एक गाजर के हलवे के लिए धोखा दे दिया। कम से कम तुम दोनों तो मुझे कंपनी दे दो प्लीज। अनुराग के उन दोनों को देखकर अनुराग ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा तो अधीरा और सपना उसे देखकर हंस पड़ी। फिर वो दोनों भी अनुराग के साथ टेबल पर बैठ गईं और फिर तीनों मिलकर खाना खाने लगे। पूरा हलवा खाकर वीर अधीरा को खाली बर्तन देते हुए बोला, सच में बहुत टेस्टी था। अपनी माँ को मेरी तरफ से थैंक्स कहना और उन्हें हैप्पी दिवाली भी विश करना। और हाँ, रात बहुत हो गई है तो अकेली मत जाना, अनुराग तुम्हें छोड़ आएगा। अधीरा बोली, हम चले जाएंगे सर, हमारे पास हमारी गुलाबो है। वीर उसे देखकर बोला, एक बार में तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई? हमने कहा ना अकेले मत जाना, तुम्हें अनुराग छोड़ देगा एंड दैट्स फाइनल। तुम्हारी स्कूटी कल मेरा ड्राइवर ऑफिस ले आएगा। ओके गुड नाइट। कहकर वीर सीढ़ियां चढ़ गया। अधीरा उसे जाते हुए देखती रह गई, फिर मुंह बनाकर खुद से ही बोली, अकड़ू कहीं का, अकड़ तो जाती ही नहीं। अधीरा ने धीरे से कहा था मगर वीर ने सुन लिया। सुनकर उसके कदम रुक गए और वो पलटकर अधीरा को घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अधीरा हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। वीर ने उसे घूर कर देखा, फिर पलटकर ऊपर चढ़ने लगा। वीर बेटा। वीर के कानों में एक आवाज पड़ी जिसे सुनकर वीर के बढ़ते कदम ठिठक कर रुक गए। वो वहीं जड़बत खड़ा हो गया। आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। आज वर्षों के बाद ये अपनेपन सा से भरा संबोधन उसके दिल में एक मीठा सा एहसास जगा गया। वो धीरे धीरे से पीछे पलटा और आवाज की दिशा में देखा तो उसे दरवाजे पर भानु प्रताप जी खड़े नजर आए। उन्हें देखकर एक पल के लिए वीर का मन खुशी से भर गया। उसका मन चाहा कि वो दौड़कर उनके गले से लग जाए, मगर फिर जैसे ही उसकी नज़र उनके साथ खड़ी रागनी पर पड़ी तो गुस्से से उसके जबड़े कस गए और नसें तन गईं। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। वीर उन्हें देखकर बोला, आप और यहाँ क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? भानु प्रताप जी बोले, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम तो नहीं आए, तो हम आ गए तुम्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने। कहते हुए भानु प्रताप जी अंदर आने लगे तो वीर गुस्से से बोला, वहीं रुक जाइए, आगे आने की जरूरत नहीं। भानु प्रताप जी के कदम ठिठक कर वहीं रुक गए और साथ ही आंखों से आंसू छलक गए। अपने बेटे की बेरुखी से उनका दिल दर्द से भर गया। रागनी भानु प्रताप जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाते हुए बोली, रागनी, अरे आप क्यों रुक गए? ये घर आपकी स्वर्गीय बीवी का भी है, उस नाते आप हक से अंदर जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको। वीर अपनी पैंट की जेबों में अपने हाथ डालकर एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हुए व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि रिश्ते जोड़ने और तोड़ने का खेल में आपको महारत हासिल है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जिस रिश्ते का आप जिक्र कर रही हैं वो रिश्ता बरसों पहले खत्म हो चुका है। जरा पूछिए अपनी पतिदेव से कि इतने सालों में इन्हें कभी उस रिश्ते की याद भी आई
या उस रिश्ते से जुड़े किसी भी रिश्ते को निभाया इन्होंने? भानु प्रताप जी बोले, हमने अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है बेटा। ना दामिनी के साथ कभी कुछ गलत किया और ना ही जानबूझकर कभी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। फिर भी बेटा, अगर आपको लगता है कि हमने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हमें बस एक मौका दो, हम तुम्हारी हर शिकायत मिटा देंगे। वीर बोला, रियली? आप हमारी सारी शिकायतें दूर करेंगे? तो बताइए क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए? लौटा सकते हैं हमारा वो बचपन जो पिता के प्यार के लिए तरस कर गुजरा? लौटा सकते हैं हमारी वो मासूमियत जो किसी के खौफ में दबकर रह गई? कहाँ थे तब आप जब हमें आपकी ज़रूरत थी? तब कहाँ थे आप जब एक बेटा अपने पिता को पुकारता था? तब तो आप अपने नए रिश्तों को निभाने में बिजी थे, तो हमारी आवाज़ आप तक कैसे पहुँचती? आपकी आंखों पर तो अपने नए रिश्तों के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी, तो कैसे आपको अपने बेटे की आंखों का दर्द नजर आता? अब क्या लेने आए हैं आप हमारे पास? आपके पास आपका अपना परिवार है, तो जाइए उन्हीं के साथ अपनी खुशियां मनाइए। रागनी बोली, वीर ये कैसी बातें कर रहे हो? वो डैड हैं तुम्हारे, उनसे इस तरह से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम तो तुम्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने आए हैं बेटा। वीर उसे घूर घूर कर बोला, हमें आपकी शुभकामनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ये शुभकामनाएं उसके लिए बचा कर रखिए जिसके लिए आपने ये सारा खेल रचा है। फिर रागिनी के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मगर मिसेज रागिनी, जितना खेल आपको खेलना था आप खेल चुकी। अब हमारी बारी है। आपको आपके ही खेल में मुंह के बल न गिराया तो वीर अपना नाम बदल देगा। रागिनी वीर के गाल को छू कर झूठा प्यार जताते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो बेटा? किस खेल की बात कर रहे हो? आज इस खुशी भरे त्योहार में तुम्हारे बाबा सा उदास थे, तुम्हें याद कर रहे थे, इसलिए मैं उन्हें तुमसे मिलाने ले आई। अगर मुझे तुम अपनी माँ नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे बाबा सा तो तुम्हारे अपने हैं ना, तो उन्हें तुम क्यों दुख दे रहे हो? रागिनी की बातों से इतना तो वो समझ चुकी थी कि भानु प्रताप जी वीर के पिता हैं, मगर उनके बीच की बातें और उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वीर का अपने पिता से इस तरह बेरुखी से बात करना उनकी समझ से बाहर था। असल में अधीरा को अच्छा नहीं लग रहा था वीर का अपने पिता से इस तरह से बात करना। अधीरा अपने मन में बोली, ये इंसान मेरी समझ से ही बाहर है। अभी कुछ देर पहले माँ के हाथ का बना गाजर का हलवा इतने प्यार से खा रहे थे, तब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जो किसी और की माँ का इतना सम्मान कर सकता है, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता होगा। मगर यहाँ तो माजरा ही अलग है। अपने ही पापा से इस तरह से बात करने का क्या मतलब है? इनके पापा तो कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार दिख रहा है उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए, और ये खड़ूस इंसान कैसे उनकी इंसल्ट कर रहा है। खड़ूस जल्लाद कहीं का। भानु प्रताप जी वीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, वीर बेटा, आपके दिल में हमारे लिए जितना भी गुस्सा है आप हम पर निकाल दो, मगर प्लीज घर चलो, आपके बिना वो घर सूना लगता है। वीर ने एक झटके से अपने कंधे से भानु प्रताप जी का हाथ हटा दिया और गुस्से से उन्हें घूरते हुए अनुराग से बोला, तुमने सुना नहीं अनुराग, हमने क्या कहा? जाओ इन दोनों को इनके घर छोड़ाओ। अनुराग चुपचाप अधीरा और सपना को साथ लेकर चल पड़ा। अधीरा हमदर्दी से भानु प्रताप जी की तरफ देखती हुई अनुराग के पीछे चल पड़ी, मगर रागनी अधीरा को अजीब सी नजरों से घूर कर देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, वीर के घर में ये लड़कियां कौन हैं, वो भी इस वक्त, और वीर इन्हें इन्हें घर छोड़ने अनुराग को क्यों भेजा? कहीं वीर का इनसे कुछ? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। 1.5 साल से पहले कोई भी लड़की वीर की जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। मुझे पता लगाना होगा इन लड़कियों के साथ वीर का क्या रिश्ता है। भानु प्रताप जी बोले, वीर बेटा, आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन बेटा माफ कर दो अपने डैड को। अब और कितनी सजा दोगे? अब बस करो बेटा। 14 साल के वनवास के बाद तो राम भी अपने घर वापस लौट आए थे, अब आप भी अपने घर वापस लौट चलो बेटा, प्लीज घर आ जाओ। अब और मत तड़पाओ अपने डैड को, हमसे आपकी बेरुखी और अब नहीं सही जाती। वीर टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम वहां जरूर आएंगे। फिर रागिनी की तरफ गुस्से से देखकर बोला, मगर कुछ लोगों की करनी का हिसाब चुकाकर जो हमारा है उसे तो हम वापस लेकर ही रहेंगे। रागिनी वीर की बात समझकर उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर वीर उन्हें वहां छोड़कर वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा और सीढ़ियां चढ़ते हुए बंसी को आवाज देकर बोला, बंसी ये चले जाएं तो दरवाजा बंद कर देना।
कहकर वीर तेज तेज सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। उसे जाते हुए देखकर भानु प्रताप जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वीर को जाते हुए देखकर रागिनी के होठों पर शातिराना मुस्कान आ गई। फिर वो भानु प्रताप जी के पास आकर उनसे झूठा प्यार जताकर बोली, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि उसके दिल में हमारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहता है। ना जाने किस बात का बदला ले रहा है हमसे। मुझसे उसकी नाराजगी तो मैं समझ सकती हूँ, मगर आपसे किस बात की नाराजगी है उसे? आप उससे इतना प्यार करते हैं, ये बात वो समझना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अब आपको भी समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। कम से कम अब तो आप वीर को छोड़कर अपने दूसरे बच्चों के बारे में सोचिए। करण आपसे कितना प्यार करता है, आपकी कितनी परवाह करता है। आपको उसके लिए भी तो कुछ सोचना होगा ना। भानु प्रताप जी चिढ़कर बोले, बेटे हैं वो हमारे, हम नहीं छोड़ सकते। हम उनको, अभी वो नाराज हैं हमसे, मगर हम भी बाप हैं उनके, मना कर ही रहेंगे उन्हें। अगर वो जिद्दी हैं तो हारने वाले हम भी नहीं। हमने नाराज किया है उन्हें तो मनाएंगे भी हम ही। आप देखना एक दिन वो घर जरूर लौटेंगे। कहकर भानु प्रताप जी घर के बाहर चले गए। रागिनी उन्हें जाते हुए गुस्से से धधकती आंखों से देखकर खुद से बोली, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं हूँ वीर के कदम उस घर में कभी नहीं पड़ेंगे। वो घर और जायदाद पर सिर्फ हमारा हक है, मेरे बच्चों का हक है, और मैं ये जायदाद वीर के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगी। कभी नहीं, हरगिज नहीं। खुद में ही कुढ़ती हुई रागिनी भानु प्रताप जी के पीछे चली गई। ऊपर सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़ा वीर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपना फोन नीचे टेबल पर भूल गया था। जिसे लेने वो नीचे आ रहा था कि उसने रागिनी और भानु प्रताप जी को वीर के खिलाफ भड़काते सुना तो वहीं रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। भानु प्रताप जी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वीर का मन खुशी से भर गया। इतने वर्षों बाद आज उसे एहसास हुआ कि उसके पिता के दिल में आज भी अपने बेटे के लिए प्यार है। मगर रागिनी की बात सुनकर वीर का मन खिन्न हो गया। उसके जाने के बाद वीर भी खुद से बोला, पूरा जोर लगा लीजिए मिसेस रागिनी, मगर अब वीर को आप नहीं रोक पाएंगी। वीर अपने घर लौटेगा, उस घर का मालिक बनकर पूरे हक और सम्मान के साथ। मगर आपका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के बाद। अनुराग, अधीरा और सपना को थोड़ी देर रुकने का बोलकर गाड़ी लेने चला गया। उसके इंतजार में वो दोनों बाहर खड़ी थीं। जब भानु प्रताप जी बाहर आए तो उसने उनसे बाहर सपना के साथ अधीरा को बातें करते हुए देखा। उन्हें देखकर भानु प्रताप जी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उनके पास आकर उनसे बोले, हैप्पी दिवाली ब्यूटीफुल गर्ल्स। दोनों मुस्कुराकर बोली, हैप्पी दिवाली सर। भानु प्रताप जी बोले, आप दोनों यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? अधीरा बोली, वो अनुराग सर गाड़ी लेने गए हैं। भानु प्रताप जी बोले, ओह, वैसे आप दोनों यहाँ इस वक्त? अधीरा बोली, जी वो हम दोनों वीर सर के ऑफिस में काम करते हैं। हम दोनों यहाँ उन्हें दिवाली विश करने आए थे, मगर जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ ना तो दिए जलाए गए हैं, ना ही पूजा की गई है। आज की रात घर में पूजा ना हो और पूजा के दिए ना जलें तो ये तो अपशगुन है। इसलिए हमने ही पूजा कर दी ताकि घर के मंदिर में आज की रात अंधेरा ना रहे। और आज वीर सर भी अकेले और उदास थे तो उन्हें भी हमारे आने से थोड़ी खुशी मिल गई। बस इसीलिए हम यहाँ थोड़ा वक्त हमें लग गया। भानु प्रताप जी मुस्कुराकर प्यार से अधीरा के सिर पर हाथ फेर कर बोले, शुक्रिया बेटा, आज हमारे बेटे को अकेला ना छोड़ने के लिए और इस घर में दियों की रोशनी करने के लिए। हमेशा खुश रहो। अधीरा बोली, सर आप तो कितने अच्छे हैं। फिर कितने प्यार से उन्हें दिवाली विश करने आए थे, मगर उन्होंने आपके साथ, मेरा मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भानु प्रताप जी उदास होकर बोले, हमारा बेटा हमसे थोड़ा नाराज है, इसलिए, मगर हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अधीरा बोली, जी सर, मगर पता नहीं उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, किस बात पर वो इतना अकड़ते रहते हैं। ऑफिस में भी बस अकड़ू चंद ही बनकर घूमते रहते हैं। अगर कोई उनके सामने आ गया तो वो उनके गुस्से का शिकार हो जाता है, और मेरे पीछे तो ऐसे पड़े रहते हैं जैसे जन्मों की दुश्मनी हो मुझसे। अब आप ही देख लीजिए, आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपको कितना सुना दिया। अब आप ही सोचिए, जब आपका वो लिहाज नहीं करते तो हम जैसे लोगों का तो क्या ही लिहाज करेंगे। आप ही बताइए। भानु प्रताप जी उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए बोले, अच्छा, क्या वो तुम्हें बहुत परेशान करते हैं? अधीरा मुंह बनाकर बोली, पूछिए ही मत सर, कितना परेशान करते हैं मुझे। कभी पूरा दिन कॉफ़ी बनवाते हैं तो कभी मुझ पर अकेली
अकेले को ही साइट पर भेज देते हैं। उनसे परेशान होकर एक बार तो मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी। भानु प्रताप जी चौंक कर बोले, अच्छा फिर क्या हुआ? अधीरा बोली, फिर क्या वो। तभी रागिनी उनके पास आते हुए बोली, भानु जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर अधीरा को तीखी नजरों से देखकर बोली, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वीर ने जाने के लिए कहा था ना? अधीरा बोली, जी वो मैं। अनुराग उनके पास आकर अधीरा और सपना से बोला, चलो चलें। फिर वो भानु प्रताप जी से बोला, हैप्पी दिवाली सर। भानु प्रताप जी बोले, हैप्पी दिवाली। अनुराग बोला, अच्छा लगा सर आप आज यहाँ आए। इस वक्त वीर को अपनों की बहुत जरूरत थी। रागिनी व्यंग से बोली, अपनों की बेइज्जती करने के लिए? भानु प्रताप जी कड़क स्वर में बोले, रागिनी। अनुराग रागिनी को देखकर बोला, ओके सर मैं चलता हूँ, गुड नाइट। भानु प्रताप जी बोले, गुड नाइट बेटा। अधीरा बोली, हम भी चलते हैं सर, गुड नाइट। भानु प्रताप जी मुस्कुरा कर बोले, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा। अनुराग अधीरा और सपना को लेकर चला गया। भानु प्रताप जी अधीरा को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत प्यारी बच्ची है, बड़ी प्यारी बातें करती है। काश ऐसी ही प्यारी सी कोई लड़की वीर की जिंदगी में भी आ जाए तो वीर की जिंदगी संवर जाएगी। भानु प्रताप जी की बात सुनकर रागिनी के तन बदन में आग सुलगने लगी। अनुराग ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था और अधीरा उसके साथ वाली सीट पर बैठी अपनी नॉन स्टॉप बकबक चालू किए हुए थी। सपना पीछे बैठी खिड़की से बाहर की जगमगाती रोशनी देखकर मुस्कुरा रही थी और अनुराग गाड़ी में लगे शीशे को सेट करके उसमें से पीछे बैठी सपना को बड़े प्यार से निहार रहा था। बीच बीच में वो अधीरा की बात का जवाब भी दे देता। अधीरा बोली, सर आज की रात कितनी खूबसूरत है ना, हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी, अंधेरा का तो नामो निशान ही नहीं है। मुझे बहुत पसंद है दिवाली, हर तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां बिखरी हों, हर किसी के मुस्कुराते चेहरे, ये जगमगाती रोशनी। अनुराग बीच में ही बोल पड़ा, और ये कान फोड़ते पटाखे, ये भी अच्छे लगते हैं। अधीरा बोली, इसका भी एक अलग ही मजा है सर। अनुराग बोला, तुम्हें ये पैसों की बर्बादी नहीं लगता? लाखों रुपए लोग यूं ही पटाखों के धुएं में उड़ा देते हैं, और तुम जानती हो आज की ही रात कितने ही लोग पटाखों से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और कितने ही लोग पटाखों के धुएं से सांस नहीं ले पाते। जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनके लिए आज की रात जानलेवा बन जाती है। इन पटाखों की वजह से और इनके धुएं से पॉल्यूशन फैलता है, वो अलग। हवा कितनी प्रदूषित हो जाती है, और वॉइस पोल्यूशन से कई लोगों के तो कान भी बहरे हो जाते हैं। आज की ये रात जहां बहुत से लोगों की खुशी की वजह बनती है, तो यही रात कई घरों में दुख की वजह भी बन जाती है। ये पटाखे कुछ लोगों का मजा है तो कुछ लोगों के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाती है। अधीरा, मगर ये सर ये तो रीत है, सदियों से चली आ रही है, हम इसे बदल नहीं सकते, बस अपना बचाव कर सकते हैं। सपना उनकी बातों से चिढ़कर बोली, ये कैसी बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो आप लोग, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। अनुराग मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम करो अच्छी बातें। सपना बोली, सर वो लोग जो वीर सर के घर आए थे, वो वीर सर के पेरेंट्स थे ना? अनुराग गंभीर स्वर में बोला, सपना बोली, मगर वीर सर ने उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? अधीरा बोली, हाँ सर मैं भी ये पूछना चाहती थी। वीर सर के पापा तो बड़े अच्छे लग रहे थे, कितने प्यार से बात कर रहे थे वो, मगर वीर सर के रूड बिहेव से कितने उदास हो गए थे वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका बिहेव। मेरी माँ के हाथ का गाजर का हलवा तो उन्होंने इतने प्यार से खाया था, मगर अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों सर? अनुराग बोला, हमेशा जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, इसलिए बिना पूरी बात जाने किसी को भी जज करना ठीक नहीं है। अधीरा बोली, आई एम सॉरी सर। अनुराग बोला, वीर ऊपर से जितना सख्त और रूड दिखता है, अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट और केयरिंग है। तुमने अभी उसका बाहरी रूप ही देखा है, जब उसे अच्छी तरह से जान लोगी तो फिर तुम्हारी राय भी उसके लिए बदल जाएगी। अधीरा बोली, वो ऐसे क्यों हैं सर? क्यों उनके चेहरे पर हमेशा सख्त भाव ही रहते हैं? अनुराग अधीरा के सवाल को इग्नोर करके बोला, अधीरा क्या तुम वीर को पहले से जानती हो? पहले कभी भी मिली हो क्या उससे? अधीरा बोली, हाँ एक बार उनकी गाड़ी ने मेरी गुलाबों को टक्कर मार दी थी। फिर रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, पता है उन्होंने मेरी गुलाबों की आंख फोड़ दी थी, और फिर सॉरी भी नहीं बोला, ऊपर से हमें ही एटीट्यूड दिखाकर चले गए। खड़ूस कहीं के। अधीरा गुस्से से मुंह बनाकर अपनी दोनों बाहें फोल्ड करके आपस में जोड़कर सामने घूरने लगी।
अनुराग अधीरा को देखकर मुस्कुरा दिया, फिर सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए मन में सोचने लगा, अधीरा की बातों से तो नहीं लगता कि वो पहले कभी वीर से मिली है, मगर वीर को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो अधीरा को पहले से जानता है और वो अधीरा से काफ़ी नाराज़ भी है। इसलिए वो अधीरा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। जितना मैं वीर को जानता हूँ वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करता, तो फिर अधीरा को क्यों? आखिर माजरा क्या है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार देखकर ही वीर अधीरा को पसंद करने लगा है, मगर शायद ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अपने मन की फ्रस्ट्रेशन अधीरा पर निकालता है। जो कुछ भी है अब पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर वीर महाशय के मन में चल क्या रहा है। वैसे मुझे भी लगता है कि अधीरा वीर के लिए अच्छी लड़की है, भोली, मासूम और साफ मन की, और वीर को अच्छी खासी टक्कर भी देती है। अधीरा से बेहतर लड़की वीर को मिल ही नहीं सकती। तो मिस्टर अनुराग, अब तुम्हें पता लगाना है कि आखिर इन दोनों के बीच है क्या। फिर पीछे बैठी सपना के सामने लगे मिरर में देखकर मन ही मन मुंह बनाकर बोला, एक ये है जिसे नज़रों की भाषा समझ ही नहीं आती। क्या जिंदगी है तेरी भी अनुराग। दोस्त को समझना मुश्किल है और इस लड़की को समझाना मुश्किल है। पता नहीं क्या होगा तेरा। सिर मारकर अनुराग ने अपना सारा ध्यान गाड़ी चलाने में लगा दिया। कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में वीर के पांव इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्हें उखाड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। कभी ये रुतबा भानु प्रताप जी का था, मगर जय ने उसके कदमों को उखाड़ दिया और उसे कमजोर कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली। वैसे तो रागनी तिलमिला रही थी वीर की बढ़ती कामयाबी से, मगर फिर भी उसके मन में एक तसल्ली थी कि अभी तक वीर की शादी नहीं हुई थी और उसकी कोशिश यही थी कि इस 1.5 साल में वीर की जिंदगी में कोई लड़की ना आए। इसलिए वो अधीरा और सपना को वीर के घर में देखकर परेशान हो गई थी। इन सालों में वीर कभी किसी लड़की के करीब नहीं दिखा था उसने, इसीलिए वो अब तक बेफिक्र थी। मगर अधीरा की खूबसूरती और उसकी सादगी देखकर वो थोड़ी परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि वीर जैसे लड़कों को अधीरा जैसी लड़कियां ही पसंद आती हैं, और अब वो जानना चाहती थी कि वीर और अधीरा के बीच कुछ है या नहीं, और अगर कुछ है भी तो वो दोनों कितना आगे बढ़े हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद ही उसे कोई प्लानिंग करनी होगी उस लड़की को वीर की जिंदगी से बाहर निकालने की। इसके उलट भानु प्रताप जी को इस बात की चिंता हो रही थी कि विल की शर्त पूरी करने में सिर्फ 1.5 साल ही रह गया है, मगर अभी तक वीर की शादी नहीं हुई। बच्चा तो अभी दूर की बात है। भानु प्रताप जी ने एक बार अनुराग के जरिए वीर को उसके दादाजी की विल की शर्त के बारे में याद भी दिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि भानु प्रताप जी की कोई भी बात वो सुनने या समझने को तैयार नहीं होता था, मगर अनुराग की बात को सुनकर भी उसने अनसुना कर दिया था। एक दिन संडे को अधीरा और सपना मॉल में शॉपिंग कर रही थीं। उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ लिया था। फिर अधीरा अपने लिए नए झुमके देखने लगी, तो सपना एक दूसरी शॉप से अपने लिए ड्रेस देखने चली गई। उसी मॉल में अपने दोस्तों के साथ करण भी घूमने आया था। अचानक उसकी नज़र झुमके अपने कान में लगाकर शीशे में देख रही अधीरा पर पड़ी। अपने सामने अधीरा को देखकर वो एक पल के लिए तो हैरान रह गया, फिर अगले ही पल खुशी से उसका मन खिल गया। करण खुश होकर बोला, फाइनली तुम मुझे मिल गई। 3 साल बाद अब देखा है तुम्हें। अपनी जिंदगी में लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़कर अधीरा के पास जाने लगा। वो अधीरा की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में उससे कोई टकरा गया। उससे टकराने के से करण का फोन नीचे गिर गया। करण गुस्से में बोला, अंधे हो क्या? घर से निकलते समय आंखें घर में भूल गए क्या? टकराने वाला लड़का, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी जल्दी में था, आई एम रियली वेरी सॉरी, कहकर लड़का आगे बढ़ गया और करण अपना नीचे गिरा फोन उठाकर गुस्से से इडियट कहकर अधीरा की तरफ जाने लगा। मगर जैसे ही उसने वहां देखा जहां अधीरा खड़ी थी, मगर अब वहां अधीरा नहीं थी। करण बड़बड़ाते हुए बोला, अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। मैंने सच में ही अधीरा को देखा या फिर मेरी आंखों को भ्रम हुआ? करण भाग कर वहां गया जहां उसने अधीरा को देखा था, और वहां उसने घूमकर आसपास हर जगह देखा, मगर अधीरा उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर वो ऊपर की रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगा, मगर अधीरा उसे कहीं नजर नहीं आई। करण बड़बड़ाते हुए बोला, अरे ये कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम यहीं थी, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। फिर वो झल्लाकर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर कर बोला, ओ गॉड, आई थिंक आई एम गोइंग टू मैड। अधीरा, एक बार मिलो तो तुम मुझे हर एक पल का हिसाब लूंगा।
तुमसे इतने सालों में जितना मैं तड़पा हूँ उससे दोगुना ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगा। आखिर कब तक छुपोगी मेरी नजरों से? एक दिन तो तुम्हें सामने आना ही होगा, आज नहीं तो कल आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। हा हा हा। इधर अधीरा इस सब से बेखबर सपना के साथ कैंटीन में बैठी बकबक करते हुए बर्गर के साथ अब सपना का सिर भी खा रही थी। दरअसल हुआ ये था कि सपना को कुछ ड्रेसेस पसंद आई थी, मगर उसे एक ही ड्रेस लेनी थी, तो वो तय नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सी ड्रेस ले। इसलिए वो अधीरा को खींचकर अपने साथ ले गई उनमें से एक ड्रेस पसंद करने के लिए। जब करण उस लड़के से बहस कर रहा था उस वक्त सपना अधीरा को अपने साथ ले गई। शॉपिंग करके अधीरा को भूख लगी तो वो अपने पेट पर हाथ रख के सपना से बोली, सोनू मुझे ना बड़े जोरों की भूख लगी है, चल ना चलकर कैंटीन में कुछ खाते हैं। सपना चौंक कर बोली, कितना खाती है तू अधीरा? घर से चलने से पहले ठूस ठूस कर खाकर आई थी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और फिर से तुझे भूख लग गई। अधीरा तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि ऐसे खा खा कर तू मोटी हो जाएगी? अधीरा मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें डरना क्या, मोटी होकर तो मैं और गोलू मोलू सी और भी अच्छी लगूंगी। और वैसे भी मेरे भगवान जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं चाहे कितना भी खाऊं मैं कभी मोटी नहीं होऊंगी। सपना अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर कमर पर रखकर बोली, अच्छा और ये कब हुआ? अधीरा अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, वो भगवान जी ने सपने में आकर कहा। सपना ने अधीरा को आंखें निकाल कर देखा तो अधीरा उसका हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हुए बोली, तू चल ना जल्दी, मेरे पेट में चूहे ब्रेक डांस कर रहे हैं। इधर करण इधर उधर घूमकर अधीरा को ढूंढ रहा था, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो हताश होकर बेचैन नजरों से मॉल में चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रहा था। फिर कुछ सोचकर कैंटीन की तरफ जाने लगा। वो अभी 2 कदम ही चला था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। करण ने जेब से निकाल कर फोन देखा तो स्क्रीन पर माँ शो हो रहा था। उसने फोन रिसीव किया और कैंटीन की तरफ जाते हुए बात करने लगा, बोलो माँ, दोस्तों के साथ घूमने आया था। या आई नो, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बात करते हुए करण कैंटीन के दरवाजे पर खड़ा होकर टेबल पर बैठे लोगों में अधीरा को ढूंढने लगा। अधीरा और सपना एक टेबल पर बैठी बातें करते हुए अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही थीं। जब करण की फोन पर बात करते हुए उनके टेबल पर नजर पड़ी तो ठीक उसी वक्त वेटर अधीरा और सपना का ऑर्डर लेकर आ गया और अधीरा का चेहरा उस वेटर की आड़ में छुप गया, जिससे करण अधीरा का चेहरा देख नहीं पाया। करण फोन पर चिढ़कर बोला, क्या माँ, मैं सिर्फ आपकी खातिर आपके कहने पर ऑफिस जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता। आप अच्छे से जानती हैं ना माँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करता। ओ प्लीज़ माँ, मुझे उस वीर के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि उसके नसीब में लिखा है मेहनत करना और मेरे नसीब में उसकी कमाई हुई दौलत पर ऐश करना। और आप मुझे बार बार फ़ोन करके मत बताइए कि मुझे क्या करना है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चिढ़कर गुस्से से फ़ोन बंद करके करण आगे बढ़ने लगा। तभी उसके बाकी के दोस्त उसे आवाज़ें देते हुए आए और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। करण ने जाने से पहले एक बार फिर से कैंटीन में बैठे लोगों पर नज़र घुमाई, फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। जब करण ने दोबारा अधीरा की टेबल पर नज़र डाली तो उस वक्त अधीरा के पास की टेबल पर बैठी एक औरत, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसके हाथ में पकड़ा खिलौना नीचे गिर गया था, तो अधीरा नीचे झुककर उस बच्चे का खिलौना उठाने लगी। करण का अधीरा की टेबल पर देखना और अधीरा का खिलौना उठाने के लिए नीचे झुकना, ये एक ही वक्त में हुआ, जिससे करण फिर से अधीरा को नहीं देख पाया और चिढ़कर वहां से चला गया। करण किसी से फोन पर बात करते हुए बोला, सुनो, मैंने एक फोटो तुम्हारे फोन में सेंड की है। इसे आज ही मैंने इसी शहर में देखा है, ढूंढो उसे। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, उसे ढूंढो और पता करो कि वो कहाँ और किसके साथ रहती है। अगर तुमने इसका पता लगा लिया तो इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर फोन बंद करके खुद से बोला, बहुत जल्द अब तुम मेरे पास होगी अधीरा, बहुत जल्द, हा हा हा। एक दिन अनुराग और सपना अपने केबिन में बैठे थे। अनुराग ने सपना को देखते हुए कहा, सपना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सपना मुस्कुरा कर बोली, जी सर, पूछिए ना। कहकर सपना उसके कुछ बोलने के इंतजार करने लगी और अनुराग कुछ सोचते हुए अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। सपना टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोली, सर, आप कुछ पूछने वाले थे मुझसे? अनुराग अटकते हुए बोला, हाँ वो। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, सपना, वो तुम्हारी बहन अधीरा और उसकी फैमिली पहले शिमला में रहते थे ना?
सपना बोली, जी हाँ सर, चाचा जी की वहाँ बहुत अच्छी जॉब थी, मगर 3 साल पहले चाचा जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए। अनुराग बोला, लेकिन अचानक वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर यहाँ शिफ्ट क्यों हो गए? आखिर क्या वजह थी इस तरह से अचानक यहाँ आने की? कुछ बात तो होगी ना? सपना बोली, पता नहीं सर, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और मैंने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। मुझे तो इस बात की ही खुशी थी कि अधीरा और मैं हमेशा साथ रहेंगे। अनुराग ने उससे आगे पूछा, क्या अधीरा ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हें? सपना बोली, नहीं सर, क्योंकि जब अधीरा आई थी तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। अनुराग, अजीब सा बिहेव मतलब? सपना बोली, मतलब वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो हम सबसे पहली बार मिल रही हो, जैसे हम सब, हमारा घर, सब कुछ उसके लिए नया हो। चाचा जी और चाची जी उसका बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त अधीरा के साथ रहते थे, एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे, और अधीरा भी ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहती थी। पता नहीं क्यों चाचा चाची अधीरा को लेकर बहुत डरे डरे से रहते थे, और अधीरा भी बहुत बदल सी गई थी। हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की चुप सी रहने लगी थी। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपने आप ठीक हो गई। अनुराग कुछ सोचकर बोला, क्या तुमने पता नहीं किया कि अधीरा के बिहेवियर में ये बदलाव क्यों आया? सपना बोली, मैंने चाचा चाची से कई बार पूछा, मगर उन्होंने बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे हम सबके प्यार और साथ की ज़रूरत है। और उन्होंने साथ में सख्त हिदायत भी दी थी कि हमें अधीरा से इस बारे में कोई सवाल नहीं करना है, उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे उसके दिल दिमाग पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। इसलिए हमारे घर में कोई भी अधीरा से इस बारे में बात नहीं करता। और फिर अब तो वो अधीरा एकदम नॉर्मल है। सपना की बात सुनकर अनुराग मुस्कुरा दिया। अनुराग अपने मन में बोला, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा अधीरा के साथ? कुछ तो है जो उसकी फैमिली सबसे छुपा रही है, और वो जो कुछ भी है बहुत बड़ा राज है। मगर वो क्या राज है इसका पता कैसे चलेगा? अधीरा से पूछ नहीं सकते और उसकी फैमिली कुछ बताएगी नहीं। मगर ये जो भी है राज है, वो शिमला से ही जुड़ा हुआ है। क्या मुझे इस बारे में वीर से बात करनी चाहिए? शायद नहीं। उसकी लाइफ में पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम हैं। मैं उसे और प्रॉब्लम में नहीं उलझा सकता। मुझे खुद ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। ऑफिस में अधीरा अपना हर काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करती, और साथ में वीर के साथ उसकी खट्टी मीठी नोक झोंक भी होती रहती। वीर अधीरा के उसके प्रति अनजाने बर्ताव से हैरान और परेशान था कि आखिर अधीरा उसके साथ अनजानों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। क्या वो सचमुच उसे, उसके प्यार को भूल गई है, या फिर वो उस वक्त उसके साथ कोई खेल खेल रही थी? लेकिन अगर वो कोई खेल होता तो भी वो उसके साथ अनजानों जैसा व्यवहार कैसे कर सकती है, और क्यों? ऑफिस में राजेश धीरे धीरे अधीरा से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा था। जब भी उसे वक्त मिलता वो अधीरा के पास आकर उससे इधर उधर की बातें करने लगता। अधीरा तो थी ही दोस्तों की दोस्त और बातों की शौकीन। वो भी मज़े से उससे हंस हंस कर बातें करती, इस बात से बेखबर कि राजेश के दिल में उसके लिए कुछ और ही जज्बात पल रहे थे, जिन्हें अधीरा ना तो देख पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी। मगर वीर ये देख भी रहा था और समझ भी रहा था। और दीप राजेश की अधीरा के साथ बढ़ रही ये नज़दीकियां उसके मन में कांटे की तरह चुभ रही थीं। उसे लग रहा था कि राजेश अधीरा को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है, और ये वीर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं था। एक दिन राजेश ने सपना से कहा, सपना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम करोगी मेरी मदद? सपना चौंक कर बोली, कैसी मदद? राजेश अटकते हुए बोला, वो दरअसल मुझे अधीरा पसंद है, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। सपना हैरानी से आंखें बड़ी करके ऊंची आवाज में बोली, क्या? राजेश बोला, अरे धीरे बोलो, हम ऑफिस में हैं, कोई सुन लेगा। सपना धीरे से, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अधीरा भी तुमसे? मगर उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। फिर वो गुस्से से बोली, मैं अभी पूछती हूँ उससे जाकर। सपना ये कहकर जाने लगी तो राजेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, अरे कहाँ जा रही हो पागल? मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ और तुम मेरा सारा काम बिगाड़ने जा रही हो। सपना बोली, लेकिन तुम ही ने तो कहा कि तुम उसे प्रपोज करना चाहते हो। राजेश बोला, हाँ तो मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। सपना बोली, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजेश बोला, तुम मुझे बता सकती हो कि उसे क्या पसंद है, किस चीज़ से उसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं उसे कैसे इम्प्रेस करूँ कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। सपना उसे देखकर बोली, देखो अधीरा जो है ना, थोड़ी मूडी है, उसे कब क्या पसंद आ जाए कहना थोड़ा मुश्किल है, और तुम जो उसे प्रपोज करना चाहते हो तो ज़रा संभल कर।
इससे पहले जिसने भी ये कोशिश की है उसे मुंह की खानी पड़ी है। कई बार तो उसके हाथों पिट चुके हैं। राजेश बोला, क्या सपना, तुम तो डरा रही हो। सपना बोली, नहीं डरा नहीं रही, बस तुम्हें थोड़ा सावधान कर रही थी। आगे जैसा तुम चाहो। फिर वो अपने हाथ का अंगूठा दिखाकर बोली, ऑल द बेस्ट, और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजेश खुद से बोला, नहीं सपना, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रपोजल को अधीरा जरूर एक्सेप्ट करेगी। मैं आज ही उसे प्रपोज करूंगा और जब तक वो हाँ नहीं कहेगी मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। कहकर वो भी वहां से चला गया। इत्तेफाक से वहां से गुजरते हुए वीर ने उनकी बातें सुन ली। राजेश के अधीरा को प्रपोज करने की बात सुनकर वीर के दिमाग की नसें तन गईं। आंखों में गुस्से की लाली आ गई। वीर अपने मन में बोला, ओह, तो अब नौबत यहाँ तक आ गई। मैं भी देखता हूँ कि हमारे रहते तुम ये कैसे करते हो। अधीरा का हाथ पकड़ना तो दूर, उसके ख्याल से भी तुम्हें दूर कर देंगे हम। और अधीरा, तुम ये क्या कर रही हो। हमारे प्यार को भूलकर तुम किसी और का हाथ कैसे थाम सकती हो। हमारे रहते कोई तुम्हारे करीब आए, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। अपने मन में सोचता हुआ वीर भी आगे बढ़ गया। आगे क्या होगा जब वीर राजेश के साथ क्या करेगा। क्या करण अधीरा तक पहुंच पाएगा। क्या अधीरा को सब याद आ जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला